देखिए, हम बात करते हैं आज साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी सब्जेक्ट है जो टीचर्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमारे जो चैनल है उसके थ्रू आपको सीटेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट, रिट, डीएसएसबी, केवीएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आदि जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट यानी संपूर्ण साइकोलॉजी इस चैनल पे पढ़ाई जाएगी, जिसके अंतर्गत हम सभी अध्याय बाल विकास, बुद्धि, अधिगम और विमंदित, अवमंदित और प्रतिभाशाली बालक आदि सभी चैप्टर्स पर चर्चा की जाएगी। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व सभी पे चर्चा की जाएगी। तो जो ये कंटेंट है वो मैंने समथिंग जो विशेषज्ञ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो पढ़ाते हैं या फिर जिनकी राइटर्स की बुक्स हैं, उनका एक सार संग्रह है जिसमें सीटेट एग्ज़ाम्स हो। सबसे टफ़ जो साइकोलॉजी पूछी जाती है अमूमन सीटेट में पूछी जाती है, जिसमें इस जो कंटेंट है इसमें से समथिंग 30 में से 28-29 सवाल तो मिल ही जाते हैं। 30 के 30 नहीं मिलते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी एक विवादास्पद सब्जेक्ट है जिसमें एक आध सवाल ऊपर नीचे होता है। इसलिए मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से 28 या 29 सवाल मिल जाते हैं। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट पूछा जाता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण कंटेंट है ये। तो हम इसी श्रृंखला में सबसे पहला चैप्टर जो आता है हमारा बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका अध्ययन करेंगे। बड़े विस्तृत अध्ययन करेंगे, सभी चीज़ों को समझेंगे और तर्कपूर्ण तरीके से इस अध्याय का समापन करेंगे। तो चलिए हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाल विकास है जो बालक का अध्ययन, यानी कि बालक का गर्भकाल यानी गर्भ काल से लेकर और किशोर अवस्था के पूर्व की जो अवस्था होती है यानी बाल्यावस्था के समाप्ति तक, उस एज का इस जो अध्याय है इसमें उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, साइकोलॉजी के अंदर बाल विकास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे लंबा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो इसी से पूछे जाते हैं। सीटेट में तो मैं ये बोलूँगा कि 30 में से 9-10 सवाल पे भी हाथ फेर लेता है एग्जामिनर, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, लेंदी है, इसमें साइकोलॉजी का निचोड़ है। तो चलो हम बात करते हैं बाल विकास की। बाल विकास का विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा दिया गया कि भाई बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के पूर्व तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, जबकि कुछ जैसे जेम्स ड्रीवर कहते हैं कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की आयु को बाल विकास कहते हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था के पूर्व की अवस्थाओं को बाल विकास कहते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने तर्क दिए हैं उनका सबका अध्ययन करेंगे। तो हम साइकोलॉजी के उस चैप्टर तक पहुंचने के लिए कुछ बिंदु या बात हैं जिनको हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि अमूमन 1-2 सवाल उनसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, बात करेंगे हम साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें देखो साइको और लोगस। साइको का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है तर्क या विज्ञान। अर्थात हम कहें कि आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। और साइकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। चलो, मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधि की शुरुआत, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी के अंदर वैज्ञानिक विधि की शुरुआत किसने की थी? अरस्तु ने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वैज्ञानिक विधि की शुरुआत किसने की थी? अरस्तु ने। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विलियम जेम्स ने किया था। देखिए, पहले मनोविज्ञान को हम दर्शन शास्त्र का एक भाग मानते थे। तो एक साइकोलॉजिस्ट हुए विलियम जेम्स, जिन्होंने दर्शन शास्त्र से एकदम अलग कर दिया इसको कि ये दर्शन शास्त्र का भाग नहीं है, ये तो एक अपना अलग ही स्वतंत्र विषय है। इसलिए विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया मनोविज्ञान। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक, अब देखिए अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। देखिए, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स हो गया, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर पूछा जाए तो कौन होगा? विलियम वुंड। और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है
कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है वो विलियम वुंट कहलाता है। विलियम वुंट 1879 में लिप्जिंग, जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग, उसमें पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है उसका उद्भव देखते हैं हम। तो मनोविज्ञान को पहले विकासात्मक मनोविज्ञान बोला गया, फिर उसको बाल मनोविज्ञान बोला गया। मनोविज्ञान का मतलब गर्भकाल से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो बच्चा गर्भ धारण कर लेता है वहाँ से लेकर बाल्यावस्था की जो एज है उसका अध्ययन हम बाल विकास के अंदर करते हैं। ऐसा नहीं कि जन्म से लेकर बाल्यावस्था, नहीं, गर्भ में जब बच्चा होता है वहाँ से लेकर बाल्यावस्था तक की एज बाल विकास के अंतर्गत होती है। फिर उसको नाम दे दिया गया बाल मनोविज्ञान के बाद बाल विकास। बाल विकास में गर्भकाल से परिपक्व की अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाए। इसी की बात कर रहे थे हम कि गर्भकाल से लेकर परिपक्व की अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है, और इसी की हम चर्चा करेंगे, काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए बाल विकास जो है उसकी डेफिनेशन, परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने या अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग दी है। इनमें मुख्य रूप से 3 डेफिनेशन की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में, वैसे तो कम से कम 10-20 से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन वो कोई काम की नहीं है और इतनी याद भी नहीं होती है। तो देखिए हम बात करेंगे इसमें जेम्स ड्रेवर की बात करेंगे। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। जेम्स ड्रेवर क्या बोलते हैं कि जन्म से लेकर, कि बच्चा जब जन्म ले लेता है, गर्भ से बाहर आ जाता है, जन्म से लेकर परिपक्व तक की अवस्था का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। ये जेम्स ड्रेवर ने कही है। जबकि क्रो एंड क्रो, अब देखिए इसमें ये डेफिनेशन एकदम गलत हो गई, क्योंकि जन्म से लेकर थोड़ी किया जाता है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब से लेकर और जो बाल्यावस्था की आखिरी अवस्था होती है, अंतिम अवस्था होती है, वहाँ तक का अध्ययन किया जाता है। इसलिए ये परिभाषा क्या है कि ये गलत हो गई परिभाषा, तो ये एकदम गलत परिभाषा हो गई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछा जाता है ये एग्जाम में। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? जेम्स तो जन्म से लेकर, इस टाइप से हम कोड वर्ड से याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन आएगी, अधिगम में अलग आएगी, व्यक्तित्व में अलग आएगी, इसलिए। तो अगला जो सबसे बेस्ट और सबसे जो एकदम सटीक बाल विकास को परिभाषित करती है वो है क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। वो अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था या फिर बाल विकास। तो बाल विकास के अंदर गर्भकाल से लेकर, मतलब बच्चा जब गर्भ में होता है वहाँ से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन, यानी कि बाल्यावस्था का अंतिम स्टेज, तो किस गर्भकाल से लेकर बाल्यावस्था की आखिरी अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और ये डेफिनेशन एकदम राइट है, काफ़ी एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है, इसलिए हमको ये डेफिनेशन तो याद करनी ही है। ओके, चलो उसके बाद हम अगले डेफिनेशन की बात करते हैं बर्क महोदय की। बर्क महोदय कहते हैं कि जन्म पूर्व अवस्था, बात वही आ गई, जन्म पूर्व अवस्था कौन सी होती है? गर्भकाल की अवस्था होती है। गर्भकाल से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसमें ये बात सटीक नहीं है कि परिपक्व अवस्था तक का, नहीं, इसलिए ये भी डेफिनेशन एकदम सटीक नहीं है, लेकिन ये काफ़ी एग्जाम में ये भी पूछी जाती है, इसलिए आपको क्रो एंड क्रो तो इम्पोर्टेंट है, बाकी ये दोनों डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन आपको याद करनी है। चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों का अध्ययन करेंगे। देखिए इनकी बुक पूछी जाती है, एक तो मेन इंपॉर्टेंट है, प्लेटो की है जो बुक, कौन सी है? रिपब्लिक है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लेटो की बुक पूछी जाती है, रिपब्लिक है। अब देखिए प्लेटो महोदय ने प्रशिक्षण को व्यावसायिक योग्यता बताया कि कोई भी बच्चा या बालक व्यक्ति जो प्रशिक्षण लेता है, जो सीखता है, जो एक्सपेरिमेंट करता है, वही क्या है? उसकी व्यावसायिक योग्यता है। ये प्लेटो महोदय ने माना है। कोमेनियस 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, शिशु विद्यालय की स्थापना की थी। पेस्टोलॉजी 1774 ईस्वी में। देखिए इन्होंने 3.5 वर्ष के बालक पर अध्ययन किया जो इनका खुद का ही बच्चा था। इसी को बेबी बायोग्राफी कहा गया और इनका ये वैज्ञानिक अध्ययन किया था।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें पेस्टोलॉजी महोदय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद टाइडमैन 1784-87, ये डेट आप याद मत रखिए, डेट कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप 1774 ये वाली डेट याद रखिए। टाइडमैन शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन टाइडमैन महोदय मानता है। रूसो की देखो ये पुस्तक है, एमाइल जो इनकी पुस्तक है, और ये एक तरह से शिष्य भी था इनका, ठीक है, और ये इनकी पुस्तक है। तो रूसो की पुस्तक पूछी जाती है कि रूसो की कौन सी बुक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो हम इसी कड़ी में आगे बात करते हैं। देखिए, बाल विकास अध्ययन आंदोलन 1893 में कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान। और जो बाल विकास अध्ययन आंदोलन है, इसके जनक कौन है? स्टैनले हॉल। देखिए, स्टैनले हॉल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्ज़ाम में इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्टैनले हॉल के द्वारा बाल अध्ययन समिति और एक है बाल कल्याण समिति, इन दो समितियों का इन्होंने स्थापना की थी, जिसमें एक इम्पोर्टेंट है बाल अध्ययन समिति। तो बाल अध्ययन समिति की स्थापना किसने की थी? स्टैनले हॉल। और इनका जनक कौन माना जाता है? स्टैनले हॉल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आगे भी आएगा, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिए। चले आगे बात करते हैं कि बाल विकास प्रश्नावली का वैज्ञानिक विधि द्वारा जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो भी स्टैनले हॉल ने किया था। और कौन सी पुस्तक में? पेडोलॉजिकल सेमिनर, ये एक पुस्तक है इनकी, पेडोलॉजिकल सेमिनरी, इनमें इन्होंने इसका अध्ययन किया था। प्रथम बाल सुधार गृह न्यूयॉर्क में हुआ था, जो 1887 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बात करें हम कि सर्वप्रथम प्रथम बाल निर्देशन केंद्र है वो किसने? विलियम हेली, शिकागो 1905 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए, बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हेली और जो शिकागो में इनकी स्थापना की गई थी। और हमारे जो भारत में है वो है गीजूबाई भदेक और ताराबाई मोडेक, इन्होंने इस पे पर कार्य किया था, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विलियम हेली ने प्रथम बाल निर्देशक केंद्र की स्थापना शिकागो शहर में की थी। अब देखिए, बाल केंद्रित या प्रगतिशील जो शिक्षा है जो उन्होंने जॉन डीवी ने दिया, बाल केंद्रित और प्रगतिशील जो शिक्षा है उसका अध्ययन किसने किया? जॉन डीवी ने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करें जैसे कि बाल विकास के उपागम। अब देखिए, बाल विकास के उपागम 4 माने गए हैं। एक तो प्रयोगात्मक का मतलब है कि कार्य करना, कोई भी कार्य उसको प्रैक्टिकली करना, वो तो है प्रयोगात्मक, ये बाल विकास के उपागम है। एक है देही का जो उपागम है वो नाड़ी सिस्टम है, नाड़ी मंडल। और एक विकासात्मक है व्यक्तित्व का हम शील गुणों, उनके व्यक्तित्व का मतलब होता है व्यक्ति के गुणों के आधार पे, पर्सनैलिटी के आधार पे इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए, कुछ अवधारणाएं दी गई हैं या फिर अवधारणाएं हैं कि जैविक परिपक्वता है। जैविक का मतलब हम इसका अध्ययन जैविक या दैहिक बोलेंगे इसको, जिसका हम शरीर से तुलना करेंगे। तो जैविक परिपक्वता है, उसका जो अध्ययन किया है वो गैसेल और स्टैनले हॉल द्वारा किया गया था, ठीक है। व्यवहारवादी है जो वाटसन और स्किनर, जिनकी आगे बात होगी व्यवहारवाद की तो अधिगम में भी होगी कि व्यवहारवाद की अवधारणा की इन्होंने दी थी वाटसन और स्किनर, वाटसन महोदय और स्किनर ने। वाटसन ने तो ये बोला था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और उन बच्चों को आप जो चाहो उनको, या फिर मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ उनको, ये अवधारणा थी वाटसन की। यानी कि वे व्यवहारवादी थे, व्यवहार पे विश्वास करते थे, ठीक है। और इन्होंने वातावरण जो कारक है इसको महत्वपूर्ण माना था, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संज्ञानवादी है जो पियाजे, मानसिक क्रिया, संज्ञान का हम बात करेंगे बुद्धि में भी कहेंगे, जो पियाजे महोदय हैं वो मानसिक क्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक है, ये कारक वाइगोत्स्की ने माना था, पर्सनली है जो वाइगोत्स्की ने इनको माना था, सामाजिक और सांस्कृतिक, की बच्चे के जीवन में उसके सामाजिक और संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तथा पियाजे मानते हैं कि उसकी बुद्धि और मानसिक क्रिया का महत्वपूर्ण, जबकि वाटसन महोदय मानते हैं कि वातावरण का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप बच्चे को जो चीज़ सिखाओगे, बच्चे को जिस वातावरण में लेके जाओगे तो बच्चा वही क्रियाएं सीखता है जो उनके वातावरण में होती है, ठीक है। तो
ये थी अवधारणा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको इनको याद करना है कि व्यवहारवाद की वाटसन और स्किनर, संज्ञानवाद की पियाजे महोदय, और सामाजिक और सांस्कृतिक की तो वाइगोत्स्की हैं ही। ठीक है, आगे जैसे बात करें हम, अब देखिए बाल विकास के अध्ययन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बाल विकास की अध्ययन विधियाँ दो मानी गई है, एक तो समकालीन और एक दीर्घकालीन। समकालीन का मतलब होता है एक समय विशेष या एक साथ, समकालीन किसी समय के साथ साथ, यानी एक साथ एक समय में किया जाने वाला अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, समकालीन। दीर्घकालीन है क्रमिक रूप से अध्ययन। दीर्घकाल का मतलब होता है क्रमिक रूप से, और इसको बेस्ट मेथड माना गया है। और दीर्घकाल का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई क्रिया अब हो गई, फिर उसके तुरंत बाद न होकर एक निश्चित समय पे होगी, वो कहलाएगी दीर्घकालीन। और क्रमबद्ध चरित्र की जो विधि है वो प्रेयर महोदय ने दी थी, माइंड्स ऑफ बुक में दी थी इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बाल विकास के क्षेत्र देखिए, स्कोप, चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कोप देखिए कि बाल विकास का अध्ययन हम किस किस क्षेत्र में करते हैं। तो देखिए शारीरिक विकास, कि बालक के विकास को कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित करते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो बालक का जो विकास है उसमें इम्पोर्टेंट है कि शारीरिक विकास, बालक का जैसा शरीर होगा, बालक की वैसी मानसिक क्रियाएं होगी, वैसा ही सामाजिक होगा, वैसे ही संवेग होंगे उसका। तो देखिए बालक के विकास के क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट है शारीरिक विकास, कि सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, शारीरिक विकास का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो जैसे शारीरिक के बाद आएगा उसका मानसिक विकास। देखिए शारीरिक विकास को हम अभी जब अध्ययन किए थे, गैसेल महोदय ने बताया था कि जैविक जैविक या दैहिक समझ सकते हैं, तो उन्होंने बताया था। ऐसे ही मानसिक विकास का बताया था पियाजे ने मानसिक विकास को महत्वपूर्ण माना है कि बालक के विकास में मानसिक बुद्धि लब्धि का भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास, बालक जिस समाज में जिस वातावरण में रहेगा, बालक वैसा ही व्यवहार करेगा, वैसे ही कार्य करेगा। तो ये जो बताया था वो वाइगोत्स्की ने बताया था, अभी हमने अध्ययन किया ना। ठीक है, संवेगात्मक विकास, कि बालक की संवेग का महत्वपूर्ण रोल होता है बालक के विकास के लिए, कि बालक के संवेगों को दमन नहीं किया जाना चाहिए, बालक जो भी क्रिया करता है उसको स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। ये इसके अंतर्गत आता है, जिनका आगे हम अध्ययन करेंगे, इनका विस्तृत अध्ययन। नैतिक विकास, की बालक की एक अवधारणा होती है या फिर बालक का एक रोल होता है, रोल प्ले होता है कि जैसे पूर्वज या उससे बड़े कोई भी कार्य करते हैं तो बालक उनका अनुकरण करता है, वो नैतिक विकास के अंदर आएगा। भाषा विकास, की बच्चा जब 2-3 साल का होता है तो जैसी उसके वातावरण में भाषा बोली जाती है तो उसी भाषा का वो अनुकरण करता है और वैसी भाषा वो बोलने लगता है। और इसका भाषा विकास के लिए नोम चॉमस्की माने जाते हैं। नोम चॉमस्की ने इनके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया है कि बालक की जो वातावरण जो इम्पोर्टेंट होता है भाषा के लिए, जबकि अन्य वैज्ञानिक हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि भाषा है जो जन्मजात होती है। लेकिन नोम चॉमस्की मानते हैं कि भाषा जन्मजात न होकर एक वातावरणीय कारक के द्वारा उत्पन्न होती है। गामक विकास का मतलब है कि बच्चा जो क्रियाएं करता है, खेलता है या किसी चीज़ को पकड़ता है, तो वो क्रियाएं गामक विकास के अंतर्गत आएगी। शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक जो एक्टिविटीज़ है वो गामक विकास के अंदर इनका अध्ययन किया जाएगा। अब देखिए बाल विकास का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें से अमूमन हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, चाहे बाल विकास का कितने क्वेश्चन आए, एक आए दो आए, लेकिन जो बाल विकास का इम्पोर्टेंट है वो है अभिवृद्धि एंड विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इसके अंतर पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, कि बच्चा कब विकास करता है और बच्चे में कब तक अभिवृद्धि होती है। देखिए अभिवृद्धि का मतलब तो एक शारीरिक एक्टिविटीज़, मतलब शरीर की जो वृद्धि होती है उससे संबंधित है, जबकि विकास है जो बालक के संपूर्ण विकास, बालक का मानसिक विकास और बालक का जो शारीरिक विकास, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सभी विकास के अंतर्गत आते हैं। इसलिए विकास का जो रोल है वो काफ़ी विस्तृत होता है, जबकि अभिवृद्धि एक सीमित समय के लिए होती है। ठीक है, उसी का अध्ययन हम इसमें करेंगे
कि जैसे अभिवृद्धि होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके अंतर जब समझेंगे तो हम अभिवृद्धि और विकास में, डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे से अंतर कर पाएंगे। तो देखिए, अभिवृद्धि होती है वो शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभिवृद्धि को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा 2 साल का होता है, शुरू में गर्भ काल में होता है, गर्भ काल के बाद बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद 1 साल का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 5 का होता है। उसी हिसाब से उसका वजन और उसी हिसाब से उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। यानी कि शरीर तथा उसके अवयव, शरीर का मतलब वे एकदम संपूर्ण शरीर से मान सकते हैं, और उसके अवयव हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, सिर आदि से मान सकते हैं। तो इनका जो परिवर्तन होता है, इनमें जो वृद्धि होती है, वही क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है। तो शरीर तथा उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक, अब देखिए मात्रात्मक परिवर्तन ही होता है। जैसे जैसे मान लो कि बच्चा 5 किलो का हो गया, तो ये कौन सा हो गया? मात्रात्मक। क्यों? क्योंकि इसको मात्रा के आधार पे हम काउंट कर सकते हैं। और जैसे किसी बच्चे की लंबाई मान लो 3 फुट हो गई या फिर 4 फुट हो गई, अब इनको हम मात्रा के आधार पर ही तो मान सकते हैं, भाई बच्चा इतने किलो का हो गया, इतनी उसकी लंबाई हो गई, इतनी सेंटीमीटर हो गई। तो शरीर में जो परिवर्तन होता है और शरीर के जो अवयवों में परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाती। जबकि विकास एक विस्तृत चीज़ है, जबकि अभिवृद्धि एक सीमित चीज़ है। क्यों? अभिवृद्धि है जो एक निश्चित समय तक होती है। निश्चित समय तक इसलिए होती है क्योंकि एक व्यक्ति की जो लंबाई है, एक निश्चित समय 20-22 या फिर 18-19 के समथिंग आके उसकी लंबाई रुक जाती है, और लंबाई एक निश्चित समय तक रुक जाने के कारण ये एक सीमित मात्रा में होने वाला परिवर्तन मान सकते हैं इसको। इसलिए अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, निश्चित मात्रा में होती है, जबकि विकास इसकी विपरीत है, जो आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, विलियम फ्रैंक महोदय हैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट हुए, इन्होंने डेफिनेशन दी कि कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। कोशीय मतलब है कि बालक या व्यक्ति के कोशिकाओं में जो होने वाला परिवर्तन है, गुणात्मक, वो जो वृद्धि होती है वही क्या कहलाती है? अभिवृद्धि। वही बात आ गई कि शारीरिक जो वृद्धि है वही क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। शरीर के विशेष पहलुओं में होने वाला परिवर्तन, वही बात है कि शरीर के पहलुओं में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम विकास की। देखिए, विकास क्या होता है? विकास का शाब्दिक अर्थ देखेंगे हम परिवर्तन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए कि विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। अमूमन हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में भी कि अगर कोई विकास, किसी का विकास होता है या फिर कोई विकास करता है तो उसमें परिवर्तन देखा जाता है। सेम वैसे ही है कि विकास है जो एक परिवर्तन का ही रूप है। तो परिवर्तन किन किन चीज़ों में होता है? शरीर में भी होता है परिवर्तन, शरीर में होगा, प्लस में उसके गुणों में होगा, उसके आचार विचार, व्यवहार, संस्कृति, वातावरण, सभी में जो परिवर्तन होता है वो विकास होता है। देखिए, शरीर तथा मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन इसके अंदर काउंट किया जाता है। इसका मतलब शरीर का मतलब अभिवृद्धि हो गया, क्योंकि अभिवृद्धि ही क्या है? शरीर का अगर रूपांतरण होता है, मात्रात्मक, कोशीय, मात्रात्मक, गुणात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है? अभिवृद्धि। इसलिए शरीर का जो परिवर्तन हो रहा है ये अभिवृद्धि भी हो गई और विकास भी हो गए। यानी कि हम कहें कि विकास के अंदर अभिवृद्धि भी शामिल है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि विकास के अंदर अभिवृद्धि भी शामिल है। शरीर तथा उसके मन का मतलब हो गया व्यवहार। शरीर तथा उसके व्यवहार में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। अब देखिए, विकास क्या होता है? देखिए, अभिवृद्धि, बात वही आ गई। शरीर में परिवर्तन क्या कहलाती है? अभिवृद्धि। और मन में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन। अभिवृद्धि प्लस परिवर्तन प्लस परिपक्वता भी आती है। क्षमता, योग्यता, उसकी विभिन्न प्रकार की योग्यता अर्जित करता है। जैसे कोई सांस्कृतिक क्षेत्र में, तो कोई प्रैक्टिकली, या फिर कोई इंजीनियर, डॉक्टर आदि, उसकी जो योग्यताएं होती है वो किस में आती हैं? विकास में आती हैं। और वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया करता है, जो एक्टिविटीज़ करता है, वो भी इसमें शामिल होती है। इसलिए विकास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, जिसके अंदर अभिवृद्धि भी शामिल होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अभिवृद्धि विकास के अंदर शामिल होती है। परिवर्तन, परिपक्वता, क्षमता, योग्यता, वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया करता है वो सभी इसमें शामिल होती हैं।
आगे देखो, हम ये काफ़ी समझ में आ गया होगा आपको। देखिए मुनरो महोदय हैं, वो बोलते हैं, ये 2013 थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, सीटेट में भी काफ़ी बार पूछा गया है मुनरो के बारे में। मुनरो महोदय कहते हैं कि विकास भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली श्रृंखला है। भ्रूणावस्था का मतलब समझ रहे हो आप, कि बच्चा जब 1-2 महीने का होता है वो भ्रूण अवस्था, भ्रूण का मतलब आप समझ सकते हैं कि गर्भकाल की अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक चलने वाली, प्रौढ़ का मतलब होता है कि जब तक वो जीवित रहता है तब तक चलने वाली एक श्रृंखला है। क्योंकि विकास आदमी का विकास होता है, आदमी की जो एक्टिविटीज होती है वो प्रौढ़ अवस्था तक मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इसलिए मुनरो महोदय ने कहा है कि विकास भ्रूण अवस्था से लेकर, जन्म से लेकर प्रौढ़ अवस्था, जब तक वो उसका अंत ना हो जाता तब तक जो चलने वाली प्रक्रिया है वो मुनरो महोदय ने दी है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी के अंदर हरलोक महोदय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरलोक के बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारी डेफिनेशन आएंगी, इसलिए हरलोक महोदय की हर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हरलोक महोदय ने विकास को क्या माना है कि विकास है वो क्रमिक एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। सुसंगत का मतलब हम समझ सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित परिवर्तनों की प्रगतिशील बार बार उत्तरोत्तर श्रृंखला है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। अब इन्होंने अनुभव को भी महत्वपूर्ण माना है। क्रमिक सुसंगत व्यवस्थित परिवर्तन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विकास कहलाते हैं। हरलोक महोदय ने काफ़ी अच्छे से समझाया इस बात को कि विकास है जो क्रमिक व्यवस्थित सुव्यवस्थित उत्तरोत्तर बार बार प्रैक्टिस करना, अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से ये स्टेटमेंट किसका है, या तो ऐसे पूछेंगे या फिर ये स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि पहचानिए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है बाल विकास के संदर्भ में, तो उसका आंसर होगा हरलोक महोदय। सीधी सीधी डेफिनेशन आती है। ये शब्द यूं क्यों मिलेंगे आपको, जो कि क्यों मिलेंगे, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज न करें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप याद कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करेंगे हम विकास और अभिवृद्धि में जो अंतर है कि विकास क्या होता है, अभिवृद्धि क्या होती है, इसको अंतर से अच्छे से समझेंगे हम। और इसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इसलिए 1 नंबर तो आप यहाँ से पक्का कर लीजिए। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ अभिवृद्धि और विकास में अंतर। देखिए इधर अभिवृद्धि है और इधर है क्या है, विकास है, डेवलपमेंट विकास। तो देखिए अभिवृद्धि हमने अभी पढ़ा कि अभिवृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक कैसे, शरीर की एक मात्राओं में, कोशिकाओं में वृद्धि होना, ये क्या है, मात्रात्मक। क्यों, क्योंकि एक निश्चित समय पर अभिवृद्धि है जो रुक जाती है, जबकि विकास उत्तरोत्तर चलता रहता है। क्यों, हरलोक महोदय ने कहा है कि विकास है जो उत्तरोत्तर प्रगतिशील व्यवस्थित सुसंगित एक अनुभवों का पैकेज है। अनुभवों के द्वारा व्यक्ति सीखता है और वो आगे भी सीखता जाता है। इसलिए मुनरो महोदय ने भी कहा है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर, या फिर उसको ऐसे कहें कि भ्रूणावस्था से, गर्भकाल से लेकर उसकी मृत्यु तक यानी प्रौढ़ावस्था तक जो भी वो कार्य करता है, एक्टिविटीज़ करता है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, वही विकास है उसका। इस तरह अभिवृद्धि क्या हुआ कि अभिवृद्धि है जो मात्रात्मक है, शरीर में होने वाला परिवर्तन एक निश्चित समय तक होता है और उसके बाद परिवर्तन रुक जाता है। इसलिए है जो अभिवृद्धि है वो एक मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है। यानी कि मात्रा में तो परिवर्तन होगी, क्यों, क्योंकि अभिवृद्धि उसमें शामिल होती है विकास में। इसलिए अभिवृद्धि और एक मात्रात्मक प्रोसेस है, जबकि विकास एक गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलू है। जबकि देखिए जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू हैं। देखिए अभिवृद्धि है जो निर्धारित समय तक चलती है। निर्धारित समय का मतलब है कि एक बच्चा या एक व्यक्ति, उसकी हाइट एक निश्चित समय तक बढ़ती है, उसके बाद वह रुक जाती है। अगर मान लो कि हाइट बढ़ती चली गई तो आदमी का कद असीमित मान, इसलिए ये सीमित है, अभिवृद्धि सीमित है, निश्चित समय तक चलती है। जबकि विकास सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और सतत को परिभाषित किसने किया है, स्किनर महोदय ने बताया है कि विकास सतत प्रक्रिया है। मान लीजिए आप अभी 3rd ग्रेड में नौकरी लग गई, 3rd ग्रेड के बाद 2nd ग्रेड, फिर 1st ग्रेड, फिर कॉलेज लेक्चरर, उसके बाद विभिन्न प्रकार के पदों पर पहुंचेंगे।
मतलब एक सतत प्रक्रिया हो गई कि गुणात्मक परिवर्तन हो गया ये, इसलिए स्किनर महोदय ने सतत प्रक्रिया बताया इसको। चलिए आगे बात करते हैं हम ग्रोथ में, कि ग्रोथ है, अभिवृद्धि है विशेष पहलू, यानी कि शारीरिक परिवर्तन होता है, जबकि जो विकास है वो सभी प्रकार के परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं, शारीरिक प्लस में गुणात्मक परिवर्तन। अब देखिए अभिवृद्धि है वो एकीकृत नहीं होती, जबकि हरलोक महोदय ने इसको एकीकृत प्रक्रिया माना है। किसको? विकास को। विकास एकीकृत प्रक्रिया है। एकीकृत का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ के द्वारा जब कोई बालक या व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है तो वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है। और अभिवृद्धि है वो एक संरचनात्मक, क्योंकि इसमें संरचनात्मक को बोलेंगे कि हम कि एक ढांचागत शरीर का जो संरचना है उसमें परिवर्तन होती है, और इसमें संरचनात्मक के साथ साथ शरीर की जो अभिवृद्धि है उसके साथ साथ कार्य भी इसमें शामिल है। क्यों? इसका क्षेत्र व्यापक है। और अभिवृद्धि एक रचनात्मक प्रोसेस है, जबकि ये रचनात्मक का मतलब है कि इसमें विनाश नहीं हो सकता, ये बढ़ती जाती है। जैसे मान लो कि व्यक्ति की लंबाई बढ़ गई, उसके बाद उसकी लंबाई कम थोड़ी होगी, नहीं। जबकि विकास के अंदर ऐसा नहीं है, विकास के अंदर रचनात्मक तो होगा ही, लेकिन विनाशात्मक भी होता है। विनाशात्मक ऐसे कि कोई व्यक्ति मान लो आज 1000 रुपये कमा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कल भी वो 1000 ही कमाए। मान लीजिए कभी कभी वो 500 भी कमाता है, कभी नहीं भी कमा सकता, इसलिए ये विनाशात्मक भी है। ठीक है, ये रेखीय होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 7 नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट के लिए, कि ये एक रेखीय होती है, जबकि ये स्पाइरल वर्तुलाकार होती है। वर्तुलाकार का मतलब हम आगे समझेंगे कि वर्तुलाकार क्या होती है। वर्तुलाकार का मतलब आप ये समझो कि ये पहले के अनुभवों से सीखता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है। पहले के जो अनुभव हैं उनसे सीखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। जबकि रेखीय प्रकृति में केवल व्यक्ति आगे ही बढ़ता जाता है। इस प्रकार अभिवृद्धि है वो रेखीय प्रकृति है, जबकि ये वर्तुलाकार होती है। ठीक है, अब देखिए अभिवृद्धि को देखा जा सकता है, बिल्कुल किसी व्यक्ति के या बालक के शरीर में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट है, विकास को अनुभव किया जा सकता है, इसको तोला नहीं जा सकता इसका, क्योंकि मात्रात्मक तो होता है, लेकिन मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। सेम वैसे ही इसका मापन किया जा सकता है, क्योंकि अभिवृद्धि का हमने काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा कर ली कि अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, व्यक्ति की लंबाई, कद आदि को मापा जा सकता है। जबकि विकास का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन होता है वो योग्यताओं का होता है, गुणों का होता है, इसलिए विकास है जो मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। अब देखिए जो ग्रोथ है, अभिवृद्धि है, वो बाह्य होती है और प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष में देख सकते हैं किसी की लंबाई बढ़ती है तो प्रत्यक्ष में आज वो 3 फुट का है तो आने वाले 2 साल बाद वो 6 फुट का हो जाएगा। तो ये क्या है? एक प्रत्यक्ष है। ठीक है, और एक बाह्य प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस नहीं होती। जबकि आदमी के गुण वो इंटरनल होते हैं, और जबकि ये एक्सटर्नल होती है और अप्रत्यक्ष होती है। किसी के गुणों को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? गुण तो गुण होते हैं, इसलिए विकास अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, निश्चित समय तक चलती है, विशेष पहलू जैसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, एकीकृत नहीं होती है, ये संरचनात्मक होती है, रचनात्मक होती है, रेखीय होती है, देखा जा सकता है, मापन किया जा सकता है, और ये एक्सटर्नल एंड प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। जबकि डेवलपमेंट है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, सतत होती है। स्किनर महोदय ने कहा है सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एकीकृत प्रक्रिया हरलोक महोदय ने बताई इसको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रचनात्मक कार्य, विनाशात्मक वर्तुलाकार, अनुभव किया जा सकता है, मूल्यांकन और आंतरिक और प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। देखिए कि अभिवृद्धि है जो विकास में संबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि अभिवृद्धि और विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक है। पूरक कैसे? क्यों? क्योंकि अभिवृद्धि है वो विकास में सम्मिलित है कि नहीं? क्यों?
क्योंकि अभिवृद्धि एक शारीरिक परिवर्तन है, शारीरिक का मतलब मात्रात्मक है, और मात्रात्मक विकास होता है जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, पूरक हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अभिवृद्धि और विकास में क्या संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट आएगा कि पूरक, ऑप्शन सेकंड क्या आएगा कि विपरीत, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या आएगा कि गुण, एक दूसरे की गुणनफल होगी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, पूरक, कि अभिवृद्धि और विकास में क्या संबंध है, एक दूसरे के पूरक है। बिना प्रत्यक्ष अभिवृद्धि के विकास संभव है, यानी कि चाहे अभिवृद्धि हो या ना हो लेकिन विकास तो हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसका पैर टूटा हुआ है, हाथ पैर टूटे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर कई गुण ऐसे होते हैं कि वो आईएएस भी बन जाता है कि नहीं होता ऐसा। इसलिए उसके विकास और अभिवृद्धि दोनों पहलू अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि बिना प्रत्यक्ष अभिवृद्धि के अगर अभिवृद्धि ना हो तो भी उसमें विकास हो सकता है, विकास संभव है, ये आप बात ध्यान रखिए। अब देखिए बाल विकास के कुछ सिद्धांत हैं, ये 10 या 12 सिद्धांत हैं जिससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि बालक का विकास कैसे होता है, बालक क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, और बालक के विभिन्न प्रकार के एरियाज क्षेत्रों में रहने वाले बालकों में क्या क्या डिफरेंट होता है, या फिर उनमें क्या क्या समानताएं होती हैं, ये हम बाल विकास के सिद्धांत से समझेंगे। देखिए सतत विकास पहला बिंदु है कि बालक के विकास का जो सिद्धांत है वो पहला है सतत विकास। इसका मतलब होता है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो विकास होता है वो सतत होता है। जो किसने बोला है, हरलोक और स्किनर दोनों मौद्य ने बोला है कि बालक का विकास होता है वो सतत और जीवन पर्यंत, यानी कि बच्चा जब तक जीवित रहता है तब तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। ऐसे ही गति में भिन्नता का सिद्धांत, गति में भिन्नता का सिद्धांत का मतलब है कि बच्चा, एक दो बच्चे लीजिए आप अलग अलग, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि एक बच्चा लीजिए, कोई भी बच्चा जब भ्रूणावस्था में होता है और बाल्यावस्था में होता है और किशोरावस्था में होता है। बालक जब शैशव या गर्भावस्था में होता है तो उसका विकास तेजी से होता है। आप देखिए 9 महीने में बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, कितना विकास होता है उसका। तो देखिए बालक का जो शैशव या गर्भावस्था में है जो विकास होता है वो तेज होता है। कैसा होता है, तेज। वही तो है गति में भिन्नता, मतलब बच्चे की एज के अनुसार उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसके विकास में भिन्नताएं पाई जाती हैं। बाल्यावस्था में आके बालक का विकास रुक जाता है, शरीर का विकास भी रुक जाता है, बालक की मानसिक क्रियाएं भी रुक जाती। क्यों? बच्चा जब पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के पहले की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो अधिकतम होता है। उस हिसाब से गति में भिन्नता के कारण किशोर अवस्था में बच्चा अधिकतम विकास कर पाता है। तो ये गति में भिन्नता का विकास हो गया। अब देखिए जैसे गति में भिन्नता का विकास है वो अंगों में भी भिन्नता का विकास है। जैसे सिर का विकास सबसे पहले होगा, इसको हम दो हैं, एक तो प्रोक्सोमोडिस्टल और सेफेलोपोडल, इसके हिसाब से समझेंगे। प्रोक्सोमोडिस्टल और सेफेलोपोडल में ये बताया जाता है कि बच्चे का विकास सबसे पहले सिर का होता है, उसके बाद में लास्ट में पैरों का होता है। फिर बच्चे का विकास है जो हाथों का विकास बाद में होता है, उसका खुलता जाता है विकास, मतलब केंद्र से और बाहर की ओर होता है। वो प्रोक्सोमोडिस्टल और सेफेलोपोडल की अवधारणाएं दो आगे पढ़ेंगे। तो अंगों में देखे जाए तो सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है वो सिर का विकास सबसे पहले होता है, फिर अंतिम रूप से पैरों का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए अब ये आ गया कि विकास की दिशा का सिद्धांत, कि बच्चे का विकास किस दिशा में सबसे अधिक होता है या सबसे पहले होता है। तो ये है विकास की दिशा का सिद्धांत, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप नोट लगा लीजिए कि सेफेलोकोडल क्या होता है। इस सिद्धांत को हम बोलते हैं सेफेलोकोडल, और एक आएगा प्रोक्सोमोडिस्टल जो आगे आएगा। सेफेलोकोडल में क्या होता है कि बच्चे का सबसे पहले देखिए इस हिसाब से विकास होता है कि सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था। सिर के बाद उसकी गर्दन का, फिर उसके बाद पेट, और उसके बाद सभी प्रकार के अंगों का। इस हिसाब से लास्ट में उसके पैरों का विकास होता है। ये एक लंबात्मक है, क्योंकि ये लंबात्मक प्रक्रिया है। ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्टिकल। तो सेफेलोकोडल एक लंबात्मक ऊर्ध्वाधर प्रक्रिया है, जिसको हम सेफेलोकोडल को हिंदी में मस्तकोद्मुखी सिद्धांत भी कहते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में सेफेलोकोडल पूछा जाता है, क्योंकि ये एक
साइकोलॉजी की टर्म्स है, जबकि मस्तकोद्मुखी सिद्धांत है जो इसका हिंदी रूपांतरण है। यानी कि मस्तकोद्मुखी का मतलब होता है कि पहले मस्तक का विकास सबसे पहले होता है। ये विकास की एक प्रक्रिया, एक सिद्धांत है कि विकास किस दिशा से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्र से दूर या निकट से दूर का सिद्धांत। केंद्र से दूर, इसको हम समझ सकते हैं कि बच्चे का ये सिर है, ये पेट है, ये हाथ है, ठीक है, ये पैर है। तो बच्चे का जो विकास है वो पेट यानी जो चेस्ट है वहाँ से लेके और हाथों की तरफ इस हिसाब से बढ़ता है। पहले पेट का, चेस्ट का ये विकास होगा, फिर लास्ट में किसका होगा, हाथों का। ठीक है, वो तो मस्तकोद्मुखी था, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्तकोद्मुखी को क्या बोलते हैं, सेफेलोपोडल। और इसको क्या बोलेंगे, प्रोक्सोमोडिस्टल सिद्धांत। किसको, केंद्र से दूर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, इसको हम प्रोक्सोमोडिस्टल सिद्धांत बोलते हैं। ओके, अब है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक ही क्रमिक रूप में होता है, यानी कि समान रूप से होता है। ऐसे नहीं है कि किसी का विकास सबसे पहले पैरों का हो जाए, लास्ट में सिर का हो, नहीं। सबसे पहले तो सिर का ही विकास होगा, चाहे बच्चा इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर किसी भी ज़िले में हो या फिर अमेरिका में हो बच्चा, तो उसका भी पहले विकास सिर का ही होगा, उसके बाद होगा पैरों का, क्योंकि वहाँ पे भी सेफेलोपोडल सिद्धांत ही काम करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी कि संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक ही रूप में होता है, चाहे वो बच्चा पृथ्वी पे कहीं पे भी जन्म लिया हो। आगे देखें हम परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत है कोरिलेटेड थ्योरी। विकास के सभी पहलू एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इसको आप समझिए कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास के सभी पहलू एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मान लीजिए आप 4th क्लास में पढ़ते हैं, फिर 5th में, 6th में, फिर 9th में, और जब आपकी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपके जो पूर्व में लिए गए अनुभव हैं वो सभी काम आएंगे ना। वैसे ही है कि बच्चे का मान लो सिर का विकास हो रहा है, पैर का, हाथ का, इसी प्रकार संपूर्ण शरीर का निर्माण हो रहा है। तो बताइए कि एक अंग के विकास का दूसरे अंग पर के विकास पर निर्भर करता है कि नहीं करता, करता है। ऐसे ही है कि विकास के सभी पहलू एक दूसरे पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ओके, सामान्य से विशिष्ट क्रिया। जो विकास होता है वो सामान्य से कैसे होता है, विशेष होता है। शुरू में बच्चा, मान लीजिए कि बच्चा एक बॉल को पकड़ता है या फिर एक पेन को पकड़ता है, किसी भी चीज़ को पकड़ता है, तो शुरुआत में सभी अंगुलियों से पकड़ता है ऐसे करके। और जब वो बड़ा होता जाता है और उसके अनुभव काम में लिए जाते हैं, तो वो पेन को एक हाथ से की बजाय, हाथ को ऐसे, पेन को ऐसे पकड़ने के बजाय वो ऐसे करता करता 3-4 अंगुली से पकड़ेगा, 4 अंगुली से, फिर ऐसे करके 3 से, और फिर लास्ट में वो 2 अंगुली से पकड़ता है। मतलब सामान्य से एक विशिष्ट क्रिया कर रहा है वो। ठीक है, तो विकास होता है वो सामान्य से, कौन सी प्रक्रिया है, विशिष्ट प्रक्रिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, जी से एस, जनरल टू स्पेसिफिक, विशिष्ट, स्पेशल, विशिष्ट प्रक्रिया है। अब देखिए नैतिक विकास जस्ट अपोजिट है। नैतिक विकास अलग होता है। नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बच्चा पहले बड़ी चीज़ों को सीखता है और फिर धीरे धीरे उसका अनुकरण करके लास्ट में उसको सिंपल करके सामान्य प्रक्रिया पर आगे बढ़ता है। इसलिए नैतिक विकास अलग होता है और विकास अलग होता है। विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट होती है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या है, विभिन्नता का सिद्धांत अद्वितीय विकास का सिद्धांत अलग अलग गति से होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि व्यक्तिक विभिन्नता का, मेरा विकास, मेरे जैसे मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे वातावरण में रहता हूँ, तो मेरा विकास तेज़ी से बढ़ेगा। और मान लो कोई दूसरा है, वो किसी अलग क्षेत्र में पैदा हो रहा है, उसका पोषण अच्छे से नहीं हो रहा, तो उसका विकास थोड़ा स्लो होगा। ऐसे ही है कि व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग वातावरण में पैदा होना भी एक विकास को रिप्रेजेंट करता है, विकास में डिफरेंस से देखा जाता है। ठीक है, अब आगे का सिद्धांत है नवा सिद्धांत,
कि वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तो आगे हम एक अलग से टॉपिक आएगा बाल विकास के अंदर कि वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया है, यानी कि बच्चे का वंशानुगत, बच्चे की गुणसूत्र, माता पिता के जो गुणसूत्र होंगे उनमें डिफरेंस होता है, सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए एक अच्छे और सुस्पष्ट बच्चा पैदा होता है, उसको वातावरण अच्छा मिल रहा है तो बच्चे का विकास भी उसी हिसाब से मिलेगा। इसलिए जो बच्चे का है जन्म है वो किस वंश में हुआ है, किस वातावरण में हुआ है, ये आपस में दोनों का गुणनफल होता है, वो उसका क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि बच्चे का जन्म और एनवायरनमेंट दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं और दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, दोनों का गुणनफल ही डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, दोनों का गुणनफल डेवलपमेंट विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अनुभव से सीखना या कैसे भी सीखना, प्रैक्टिकली सीखना। तो अधिगम और परिपक्वता, यानी कि बच्चे का जो मान लो कोई भी 2 साल का बच्चा है वो उतना नहीं सीख पाता जितना कि 5 साल का बच्चा सीखता है। 5 साल का बच्चा किसी कार्य को करने में कम समय लगाएगा, जबकि 2 साल का बच्चा अधिक समय लगाएगा और उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे में परिपक्वता आती है। तो परिपक्व बच्चा किसी कार्य को अच्छे से सीख पाता है, तो वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, और वो विकास को प्रभावित करते हैं। लर्निंग, एल फॉर लर्निंग, लर्निंग यानी अधिगम। देखिए, सीखना है वो अधिगम की एक प्रक्रिया है। तो अधिगम और मैच्योर, जब अधिगम सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया कब होगा, जब व्यक्ति परिपक्व होगा, उस कार्य को सीखने के योग्य होगा। वो क्या किस पे निर्भर करेगा, विकास पे निर्भर करेगा। ये हमारा 10वां सिद्धांत हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ें, 11वां सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। पहले बच्चा हथेली से पकड़ता है, एकीकरण, पहले बच्चा हथेली से पकड़ता है किसी चीज़ को, फिर अंगुलियों से, और अंत में एक अंगुली से पकड़ लेता है। वो क्या है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। पूर्वानुमेयी या भविष्यवाणी कि कौन सा लक्षण किस आयु में प्रकट करेगा बच्चा। हम कहते हैं कि जैसे एक कहावत भी है कि बच्चे के या फिर बालक के बच्चे का विकास तो पालने में दिख जाते हैं। ऐसी कुछ कहावत है कि बच्चे का जन्म जब होता है और वो जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है, तो उससे हम कहते हैं कि ये बच्चा, ऐसे नहीं है कि बच्चा कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आईएएस बनेगा, नहीं, इस चीज़ से नहीं है ये डाकू बनेगा, ये चोर बनेगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। जबकि ये है कि पूर्वानुमेय या भविष्यवाणी का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा जब मान लो ज़्यादा रोता है, ज़्यादा चिल्लाता है, ज़्यादा खेलता है, उद्यम करता है, कुछ भी करता है, तो ऐसे उसका अनुमान ये होता है कि ये इस आयु तक जाके और इतनी इसकी हाइट हो सकती है, इतना इसका वेट हो सकता है, और ये मतलब जैसे किशोरावस्था आती है तो उससे पहले ही इसमें वो लक्षण दिखने लग जाएंगे। तो ये तो हमारा पूर्वानुमेय या भविष्यवाणी का सिद्धांत है। ठीक है, ऐसे ही हम देखें अगला नेक्स्ट, तो वो है वर्तुलाकार प्रगति, स्पाइरल थ्योरी। ये देखिए, हम विकास के अंदर पढ़े थे कि अभिवृद्धि है वो रेखीय होती है, जबकि विकास होता है वर्तुलाकार होता है। अब वर्तुलाकार को समझेंगे। वर्तुलाकार का मतलब है कि व्यक्ति पूर्व के अनुभवों के द्वारा सिंचित करता हुआ, पूर्व के अनुभवों द्वारा सीखता हुआ आगे बढ़ता है। यानी कि मान लीजिए कोई कार्य को हमने किया और उस कार्य में पूर्व पहले हमने जो किया उसको वो काम आ रहा है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, उसकी तरफ जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, उसकी तरफ जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, उसकी तरफ जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है, ना कि रेखीय प्रक्रिया। रेखीय प्रक्रिया में तो व्यक्ति सीधा आगे बढ़ता जाता है, वो पिछले अनुभवों से कुछ भी नहीं सीखता। इसलिए जो विकास है वो पूर्व के अनुभवों को सिंचित करता हुआ आगे बढ़ता है। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। ये लाइन हमेशा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आती है कि विकास एक रेखीय प्रक्रिया है, जबकि ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि विकास तो एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है।
14 नंबर जो सिद्धांत है विकास का सिद्धांत, वो है भेदात्मक विकास। भेदात्मक विकास का मतलब है कि लड़की का विकास लड़की की अपेक्षा तीव्र होता है। अब ये देखिए, ये शारीरिक विकास के संबंध में है ये, कि लड़की का जो शरीर का विकास, आप देखते हैं कि लड़कियां जल्दी ही उनका शरीर विकास करने लगता है और वो जल्दी ही लड़कों की अपेक्षा हष्ट-पुष्ट दिखने लगती है। तो ये भेदात्मक विकास है कि लड़का और लड़की में क्या भेद है, कि उसका लड़की का शारीरिक विकास लड़के की अपेक्षा तीव्र होता है। हालांकि ये बात अपवाद स्वरूप है, क्योंकि किसी लड़की का विकास, शारीरिक विकास उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता जितना लड़के का हो। इसलिए ये पूर्ण 100% सत्य नहीं है, लेकिन अमूमन देखा जाता है, औसतन देखा जाता है कि लड़की का जो विकास होता है, शारीरिक विकास, वो लड़की की अपेक्षा तीव्र होता है। देखिए, विकास के अंदर खतरे होते हैं, क्योंकि विकास क्या होता है, विनाशात्मक। हमने पढ़ा था कि जो अभिवृद्धि है वो रचनात्मक होती है, जबकि विकास एक रचनात्मक के साथ साथ, रेखीय रूप में होने के साथ साथ विनाशात्मक भी होता है। आपको एक एग्जाम्पल दे के भी समझाया गया था। अब देखिए, सामाजिक और संस्कृति, ऐतिहासिक कारकों से विकास प्रभावित होता है। बच्चा जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, वैसे संस्कार आएंगे उसके, और वैसे ही वो डेवलपमेंट करेगा। कोई बच्चा अच्छे परिवार, अच्छे खानदान, अच्छे विचारों के बीच रहता है तो वो जल्दी ही उस चीज़ को अचीव कर पाता है जिसके लिए वो लालायित रहता है। वैसे ऐतिहासिक कारकों, जैसे कोई भी महल, मस्जिद या विभिन्न प्रकार के किले, उनको देखकर कि कोई राजा हुआ था वहाँ पे, राजा ने ये काम किया प्रजा के लिए, उस प्रकार के कारकों को देखकर भी विकास प्रभावित होता है, बच्चा उससे प्रभावित रहता है। तो ये सभी कारक किस पे निर्भर करते हैं, विकास को। तो प्रारंभिक विकास, अगला 17 नंबर का सिद्धांत है, प्रारंभिक विकास परिवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। देखिए, बच्चा जब गर्भकाल में रहता है, भ्रूणावस्था में रहता है, तो उसका विकास तीव्र गति से होता है। हमने पढ़ा था ये, कि विकास की आयु में जो गति के सिद्धांत हैं उनके अंदर पढ़ा था ना, कि प्रारंभिक विकास, भ्रूणावस्था में बच्चा तीव्र गति से विकास करता है, जबकि परिवर्तित बाद में जो विकास होता है, जैसे बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है उसका विकास। तो प्रारंभिक विकास तीव्र होता है क्योंकि बच्चा 2-3-4 साल के अंदर ही भाषा, दूसरों की भाषा को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, जबकि उसको सिखाया नहीं जाता भाषा, सब कुछ ग्रहण कर ले जाता है। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़, खाना पीना, चूसना, निगलना आदि प्रकार की एक्टिविटीज़ करने लगता है वो। इसलिए प्रारंभिक जो विकास होता है वो परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। विकास लचीला होता है, संशोधन योग्य होता है। विकास में संशोधन कर सकते हैं हम, कोई भी गलती कहीं पे भी हो रही हो उसमें लचीला होता है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के चेंजिंग करके भी किया जा सकता है वो कार्य, और ये एक विनाशात्मक प्रक्रिया है। क्यों हमने बताया थी कि विकास के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आज हम 500 कमा रहे हैं तो कल भी 500 ही कमाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। जबकि शरीर की जो अभिवृद्धि है, शरीर की जो वृद्धि है, वो एक निरंतर और रेखीय रूप में चलती रहती है। ये बात हमने पहले बता चुकी है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आएगा। हमारा सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था, वो हमने पढ़ा है। उसके बाद आगे भी बाल विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें नोम चॉम्स्की का भाषाई विकास सिद्धांत, पियाजे का मानसिक विकास, और बालक की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं, शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सभी एज का हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।